हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा ये इरोडोप सीरीज का 67वां लेक्चर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम इरोडोप की 3.288 टू 3.297 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं 3.288। ये दोनों मेटेलिक हैं, मतलब कंडक्टिंग। हाँ, और इसकी तुम्हें इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एल्फा एक्स स्क्वायर। और ये वाला वायर ये एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है और स्टार्टिंग में ये यहां पे था। तो आपसे ये जो भी क्लोज लूप है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकलना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ और एज ए फंक्शन ऑफ वाई निकलना है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। एक पैराबोलिक मेटेलिक या कंडक्टिंग वायर है, उसकी इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एल्फा एक्स स्क्वायर। और एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है जो ए एक्सीलरेशन से वाई डायरेक्शन में जा रहा है और स्टार्टिंग में वो ओरिजिन पे था। तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ वाई। तो सिंपल सी बात, आप ये देखो कि अगर ये लेंथ एल है, ध्यान से देखना, अगर ये वाली लेंथ एल है और इस टाइम पे इसकी स्पीड v है, जब इसका ये वाला कोऑर्डिनेट y हो चुका है, तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ सीधे सीधे बीवीएल हो जाएगा। बस हो गया, बीवीएल ये हो जाएगा। अब v कितना होगा? v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2as और s यहाँ पे y के इक्वल हो जाएगा। क्यों नहीं है? s यहाँ पे y के इक्वल हो जाएगा। अब चलते हैं लेंथ कितनी होगी। तो आप ये देखो कि अगर ये x है तो इसकी जो लेंथ होगी वो 2x के इक्वल होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। लेंथ की वैल्यू कितनी होगी? 2x के इक्वल होगी। अब सिर्फ रह गया x की वैल्यू रह गई। अब तुम्हें पैराबोलिक वायर की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एल्फा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जिस समय कोऑर्डिनेट y है उस समय x कितना हो जाएगा? x की वैल्यू रूट y अपॉन एल्फा हो जाएगी। तो ये वैल्यू पुट कर देना, तो यहां से आ जाएगा। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपको सिंपली बी वी एल अप्लाई करना था और उसमें जो b होगा वो होगा अंडर रूट 2as और s वहां पे y होगा। रही बात लेंथ की, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज ये अगर x है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी फिर लेंथ वाइज x ही होगा। ये क्या? अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये भी तुमने काफी पढ़ा होगा। तुम्हें करंट निकालनी है इस वाले वायर में। एक बात बताओ, और ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस R1 दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस R2 दे रखा है और ये R है। तो इसमें जो ईएमएफ होगा वो तो हो गया BVL। और
टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। आर तो इसका रेजिस्टेंस आ गया, और ये R1 और R2 तुम्हें पैरेलल में दिख रहे होंगे, इसका मतलब R प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये हो जाएगा। इसका मतलब जो कनेक्टर वायर होगा उसमें करंट कितनी हो जाएगी, कनेक्टर जो वायर होगा उसमें करंट कितनी हो जाएगी, EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस, और EMF हो गया BVL और नेट रेजिस्टेंस हो गया R प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये आ गया। और अगर इसको तुम एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाओगे तो कैसा होगा, देखो ये एक बैटरी के इक्विवेलेंट होगा ना, अगर आप देखोगे ये बैटरी के इक्विवेलेंट होगा और उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो ऊपर होगा, नहीं है, तो सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, देखो ये आ गया, ऐसा बन गया, बस हो गया। ये EMF हो गया, ये R, ये R1, ये R2, और ये EMF कितने के इक्वल हो गया, BVL के इक्वल आ गया, और तुमसे ये करंट पूछी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेटेलिक डिस्क है, रेडियस दे रखी है और इस ओमेगा से घूम रही है, और आपको सेंटर और रिम के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट हो, और दूसरा ये तुमसे कहता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड हो और डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डिस्क, ये कह रहा है। अब आप ये देखो, पहले पार्ट में देखना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये ओमेगा से घूम रही है। अब आप ये देखो कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा ना, उनको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, तो इसका मतलब अंदर को फोर्स होना चाहिए, नहीं अंदर को फोर्स होना चाहिए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बाहर को होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। दोबारा सुन लो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सर्किल में घूमने के लिए अंदर को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए वो बाहर को आना चाहिए। अब सपोज करो सेंटर से मैं R डिस्टेंस पे जाता हूं, और यहां पे मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे जो फोर्स आना चाहिए वो E टाइम्स E होगा, और ये M/R ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे जो M आएगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां से एक तरीके से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, वो कितना बताओ, M/R ओमेगा स्क्वायर अपॉन E। तो ये एज ए फंक्शन ऑफ तुम्हें R पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक बात बताओ, अगर सेंटर पॉइंट मान लो 1 है और ये 2 है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस तुम जानते हो हमेशा हायर टू लोअर चलती हैं, क्यों, इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल चलती हैं, इसका मतलब 1 का पोटेंशियल 2 से ज्यादा होगा। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है तो एक तरीके से मुझे V1 माइनस V2 पूछा हुआ है,
और हम एक रिलेशन जानते हैं dv इक्वल टू माइनस ई डी आर। ई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ध्यान रखना बेटा जो है। अब मुझे v1 माइनस v2 निकालना था, तो इसका मतलब 2 से 1 लिमिट रखोगे आप, तब v1 माइनस v2 पता चलेगा। तो 2 पे r की वैल्यू कितनी होगी? r की वैल्यू a के इक्वल होगी जो रेडियस है, और 1 पे r की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो यहां से तुम्हें v1 माइनस v2 पता चल जाएगा। और ये हम e निकाल ही चुके थे। e कितना था? m r ओमेगा स्क्वायर अपॉन e, फिर बाद में लास्ट में वैल्यूज रख देना, तो ये आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सर्किल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए अंदर को। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा किधर से किधर को फ्लो करती हैं? हायर टू लोअर। ठीक, तो तुम्हें v1 माइनस v2 निकालना था, ये खेलो। अब सेकेंड पार्ट आ जाते हैं। अच्छा, ये काफी कम आ रहा है, ध्यान रखना बेटा। 3 नैनो वोल्ट आ रहा है अगर देखोगे, जबकि दूसरे पार्ट में मिली वोल्ट आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली जो क्वांटिटी है ये सेकंड वाले से बहुत कम आ रही है। तो इसका मतलब सेकंड वाले पार्ट में पहला वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट में आपको दिख रहा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम आ रहा है एज कंपेयर टू द सेकंड पार्ट। इसका मतलब सेकंड वाला पार्ट जब हम करेंगे तो उसमें पहले वाला जो पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, उसको कंसीडर ही मत करो। अब चलते हैं बी पार्ट। अब सिंपल है, जैसे ये है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है और ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो आप ये देखो, कोई भी डिस्क एक्चुअल में कई सारी कंडक्टिंग वायर से मिलके बना होगा ना? नहीं बताओ, इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर से बना होगा ना डिस्क। अगर देखोगे डिस्क, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स उनसे मिलके बना होगा। एक तो बात ये आ गई, और ये पॉइंट मान लो 1 है, ये 2 है। और बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2 सारे के सारे पैरेलल में होंगे। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम रहेगा। और एक तुमने रोटेशनल ईएमएफ पढ़ा होगा, एक रोटेशनल ईएमएफ पढ़ा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ईएमएफ कौन सा आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? रोटेशनल ईएमएफ आएगा, रोटेशनल ईएमएफ आएगा। और राइट हैंड रूल या कैसे भी आप लगा के आप देखना, जैसे इसकी वेलोसिटी इधर को आ रही होगी ना बेटा, ये आ रही होगी, तो इससे तुम देख सकते हो कि 2 का पोटेंशियल 1 से ज्यादा रहा होगा। इस केस में, इस फिगर में 2 का पोटेंशियल 1 से ज्यादा रहा होगा। तो अब तुम्हारा v2 माइनस v1 निकलेगा, और वो मैंने आपसे कहा रोटेशनल ईएमएफ होगा। और रोटेशनल ईएमएफ होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। लेकिन जो लेंथ आएगी किसी भी वायर की, जो लेंथ होगी वो रेडियस के इक्वल होगी। इसका मतलब लेंथ को रेडियस के इक्वल रख देना, और रेडियस तुम्हें ए दे रखी है, ये कहते हैं। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
इसमें एक्चुअल में ना ऐसे दिया था, ये फिगर नहीं बना रखी है यहाँ पे, ये ए सी था और इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और इसको तुम ओमेगा से घुमाते हो मैग्नेटिक फील्ड में, और ओमेगा और बी वेक्टर पैरेलल हैं, और रोटेशन एक्सिस ए से जा रही है, मतलब ये ऐसे घुमा रहे थे कि ये ओमेगा है और बी भी इधर ही को है। तो तुम्हें दिख रहा होगा दोनों के दोनों वेक्टर पैरेलल दिख रहे होंगे, ओमेगा पैरेलल टू बी दिख रहा होगा। तुम्हें ई डी आर निकालना है, ठीक है ना, ई डी आर निकालना है ए से सी तक। ई डी आर फ्रॉम ए टू सी निकालना कितना होगा। अब सुनो, एक फॉर्मूला होता है ना, डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर। इसका मतलब अगर मुझे ई डी आर निकालना है ए टू सी, तो एक तरीके से मुझे माइनस डीवी निकालना है ए टू सी। तो आप लिमिट्स उल्टी कर देना, बस हो गया। माइनस लगा हुआ तो लिमिट्स उल्टी हो जाएगी। इसका मतलब तुम्हें वी ए माइनस वी सी निकालना है, वी ए माइनस वी सी ये फाइंड करना है। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ई डी आर तुम्हें ए टू सी निकालने का मतलब तुम्हें क्या निकालना है, वी ए माइनस वी सी निकालना है। अब उस फिगर में आ जाओ। एक कंडक्टिंग वायर ये है और एक कंडक्टिंग वायर ये है, और ए और सी के बीच में दोनों के दोनों तुम्हें पैरेलल में दिख रहे होंगे। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और वो रोटेशनल होगा, जो अभी हम कर रहे थे वही रोटेशनल होगा। तो तुम केवल ए और सी में निकाल लो, बस हो गया। ये नीचे को आ रहा है, ध्यान रखना बेटा। जो अगेन अगर तुम राइट हैंड रूल लगाओगे तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि वी सी की जो वैल्यू होगी वो वी ए से ज्यादा होगी। इसका मतलब जो तुम्हें वी ए माइनस वी सी निकालना है वो निगेटिव में आएगा, समझ गए ना, निगेटिव में आएगा। तो वी ए माइनस वी सी कितना आएगा बताओ। जो है वी ए माइनस वी सी आएगा नेगेटिव में आएगा, और रोटेशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ और रोटेशनल ईएमएफ का मतलब माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे जो लेंथ आएगी वो ए सी लेंथ होगी और वो डायमीटर होगा, बस हो गया। तो ये वैल्यू पुट कर देना, तो यहाँ से तुम्हारा वी ए माइनस वी सी निकल के आ जाएगा, और जो एक्चुअल में इंटीग्रेशन ई डी आर होगा, इसीलिए आंसर देखो निगेटिव। आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अब चलते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन भी तुमने ज्यादातर बुक्स में देखा होगा। आप देखना ये सेमी सर्कुलर है, और इसकी रेडियस ए दे रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें क्रॉस में दे रखा है, और ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से इसके अबाउट घूम रहा है, ये घूम रहा है। और ये वाला जो ईएमएफ लेना है, इसको पॉजिटिव लेना है।
तो तुम्हें लूप में ईएमएफ वर्सेस टाइम ये ग्राफ ड्रॉ करना है। और बिल्कुल स्टार्टिंग में ये ऐसे था, ये पोजीशन थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में ये पोजीशन थी। अब सुनो, सबसे पहली बात, ये जो फाई एंगल होगा, इसको फाई को चलो मैं थीटा कह दे रहा हूं, इसको मैं हाफ अल्फा टी स्क्वायर लिख रहा हूं। इसका मतलब टी इक्वल टू रूट 2 थीटा अपॉन अल्फा, ये यूज करेंगे। एक तो इक्वेशन ये होगी। दूसरी इक्वेशन, दूसरी बात, जब तक थीटा 0 से पाई तक घूमेगा, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि लूप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। क्यों? लूप एंटर्स इन क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो डॉट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, नहीं डॉट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगी। करंट की बात कर रहा हूं, करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, और क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया था, तो इसका मतलब करंट ये ईएमएफ नेगेटिव आएगा, मतलब पहले नेगेटिव आएगा। तीसरी बात, अब आप ये देखो कि जब पाई एंगल घूम जाएगा ना, तो ये इस टाइप से पहुंच चुका होगा बेटा। जो है ये देखो, पाई एंगल जब ये घूम जाएगा तो ये इस टाइप से आ चुका होगा। जब ये थीटा पाई एंगल घूम चुका होगा तो ये होगा। अब जब थीटा पाई से 2 पाई घूमेगा, तो अब उल्टा होगा, लूप एग्जिट कर रहा होगा, लूप एग्जिट्स। इसका मतलब क्रॉस कम हो रहा होगा, इसका मतलब क्रॉस प्रोड्यूस होगा, और क्रॉस प्रोड्यूस होने के लिए जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो क्लॉकवाइज होगी। तो हमारे कन्वेंशन के हिसाब से जो ईएमएफ आएगा वो प्लस आएगा, एंड सो ऑन। मतलब पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। एक तो ये आ गया। अब चलते हैं तीसरी बात। अब आप देखो कि जब ये ऐसे पहुंच चुका है, मान लो ये टी टाइम पे फिगर बनाई है मैंने, ध्यान से देखना बेटा, ये टी टाइम पे बनाई है। तो इसका मतलब अभी जो ओमेगा रहा होगा वो अल्फा टी रहा होगा। अब मैं मोशनल या रोटेशनल ईएमएफ की बात कर रहा हूं, तो ये वाले जो पोर्शन है, ध्यान से देखना बेटा,
लूप के ये वाले जो दो पोर्शन है, इसमें तो ईएमएफ 0 आएगा, और इसमें ईएमएफ इसलिए 0 आएगा बिकॉज ये तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं यहाँ पे, ये होगी। और इस वाले पार्ट में भी अगर आप देखोगे तो इस वाले पार्ट में भी ईएमएफ 0 ही आएगा। क्योंकि अगर मैं इसके छोटे छोटे पार्ट्स देखूंगा ना, जैसे ये है बेटा, जो ये है, तो इसमें जैसे डीएल वेक्टर ये होगा, हाँ ध्यान से देखना, ये डीएल वेक्टर है और इसकी वेलोसिटी भी इधर ही को है। इसका मतलब इन पार्ट्स में वी वेक्टर और डीएल वेक्टर पैरेलल होंगे, और जब ये दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसमें कोई रोटेशनल या मोशनल ईएमएफ नहीं आता है। तो फाइनली ये रहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें ईएमएफ मिलेगा, बस केवल ये वाले पोर्शन में ईएमएफ होगा और कुछ नहीं है। और इसमें रोटेशनल ईएमएफ होगा, तो ये कितना होगा देखो, ईएमएफ इक्वल टू बी ओमेगा L²/2, और L यहाँ पे रेडियस के इक्वल होगा, ध्यान रखना, और ओमेगा मैंने अल्फा टी का हुआ है, तो ये आ गया बी अल्फा टी A²/2। तो यहाँ पे जरा देखना, ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है, इसका मतलब ईएमएफ वर्सेस टी, वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, बस ये कह लो, समझ गए ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये कह लो। और उसका जो स्लोप होगा लाइन का, अगर आप स्लोप देखोगे तो वो स्लोप कितना होगा देखो, बी आएगा, अल्फा आएगा, A² आएगा, 2 आएगा, तो स्लोप आ जाएगा बी अल्फा A²/2। तो ये जो आंसर में ग्राफ दिया हुआ है इस टाइप से होगा, कैसे हुआ है, जब तक ये पाई नहीं घूम जाता, ये हो गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, एंड सो ऑन, चलो। और अगर मैं ये वाला मान लो एंगल थीटा कहूँ और ये एंगल भी थीटा कहूँ, तो तुम्हें दिख ही रहा होगा इसमें जो टेन थीटा आएगा वो कितना आएगा बेटा, ये आएगा बी अल्फा A²/2, बी अल्फा A²/2। एक तो ये आ गया। दूसरी बात, ये वाली लाइन कब तक आ रही है, जब तक ये 0 से पाई नहीं घूम जाता, और ये वाली लाइन कब आ रही है, जब ये पाई से 2 पाई नहीं घूम जाता। इसी टाइप से ये वाली लाइन आएगी जब ये 2 पाई से 3 पाई नहीं घूम जाता, एंड सो ऑन। ये हो गया। और मैंने टाइम के लिए तुम्हें ये बताया था, समझ गए ना, टाइम के लिए ये इक्वेशन बताई थी। तो इसमें T1 कितना टाइम होगा, जब तक ये पाई एंगल नहीं घूम जाता, तो T1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2 पाई अपॉन अल्फा। और इसी टाइप से T2 कितना होगा, जब तक ये 2 पाई एंगल नहीं घूम जाता, तो इसका मतलब T2 इक्वल टू हो जाएगा √2 × 2 पाई अपॉन अल्फा, एंड सो ऑन, ये कर। तो ये क्वेश्चन तुम्हें ज़्यादातर बुक्स में मिलता भी है, और कोचिंग्स में सर लोग भी इस क्वेश्चन को स्पेशली करवाते ही हैं जब भी आपको रोटेशनल ईएमएफ बताते हैं। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन। ये तो कुछ नहीं है, सीधे सीधे ये आर है बेटा। तो तुम्हें इसमें करंट निकालनी है, इंड्यूस्ड करंट, आई इंड्यूस्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर। अब आप ये देखो कि इस करंट का
अभी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर रहा होगा ना, ये तो ये आ गया। इसका मतलब इस वाले वायर में मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ बीवीएल रहा होगा। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट कितनी रही होगी, बीवीएल अपॉन रेजिस्टेंस रहा होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट रही होगी वो रही होगी बी वी एल अपॉन रेजिस्टेंस। और मैंने तुमसे कहा बी कितना रखोगे, बी रखोगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन स्मॉल आर। ये आ गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपको लूप में जो क्लोज लूप दिख रहा है उसमें एज ए फंक्शन ऑफ आर आपको इंड्यूस्ड करंट फाइंड करनी है। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन। इसमें भी क्या है देखो, इसमें तुम्हें नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। अब देखो इस वायर का यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स। और इस वाले वायर में जो ईएमएफ होगा E1 कह लो, ठीक है, इसको B1 कह देता हूं। वो हो जाएगा B1 V इंटू एल। ठीक है, B1 V इंटू एल। और L यहाँ पर A के इक्वल होगा। क्यों, ये आ गया। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा B2, वो रहा होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए प्लस एक्स। इसका मतलब इस वायर में जो ईएमएफ निकला होगा वो निकला होगा B2 V इंटू एल। और L अगेन A के इक्वल रहा होगा। और तुम्हें लग ही रहा होगा B1 की वैल्यू B2 से बड़ी होगी। क्यों, B1 की वैल्यू B2 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब E1 की वैल्यू E2 से बड़ी होगी। और पूरे लूप में अगर आप देखोगे तो E1 और E2 सब्ट्रैक्टिव होंगे। रीजन ये है ना, देखो ये होगा बेटा, ऐसे बनेंगे। ये E1 बनेगा, ये E2 बनेगा। तो अगर मैं पूरे लूप में देखूं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब सब्ट्रैक्टिव है। तो ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नेट की वैल्यू हो जाएगी E1 माइनस E2। ये हो जाएगी, ये करें। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये वाले वायर में अगर तुम देखोगे ये दो जो वायर्स हैं इनमें मोशनल ईएमएफ 0 होगा। और उसका रीजन ये होगा कि जो एल वेक्टर होगा वो पैरेलल टू वी वेक्टर आ रहा है। तो मोशनल ईएमएफ तुम्हें सिर्फ इसमें और इसमें मिलेगा, लेकिन दोनों जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। तो इसका मतलब ईएमएफ अलग अलग होंगे। और दोनों मैंने तुम्हें प्रूव कर दिए कि दोनों के दोनों सब्ट्रैक्टिव होंगे। इसका मतलब जो नेट ईएमएफ आएगा वो E1 माइनस E2 के इक्वल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन।
इसमें क्या है सुनो, पहली बात ये वर्टिकल प्लेन में है, ये जो भी फिगर तुम्हें दिख रही है वर्टिकल प्लेन में दिख रही है। और वही तुम इसे ओमेगा से घुमा रहे हो, और t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था कहीं पे, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस R है, और ये जो घूम रहा है उसकी रेडियस a है। ये हो गया, ओमेगा से घुमा रहे हैं तुम्हें। तो तुमसे क्या कहता है देखो, ओमेगा को ना कांस्टेंट रखना है। तो तुम्हें ई नेट या ई अप्लाइड, एक्सटर्नली अप्लाइड, वो कितना लगाना चाहिए? ई एक्सटर्नल वो कितना होगा, ये तुमसे पूछ रहा है। रादर एक्सटर्नल कह लो, फिगर को अच्छी तरीके से देख लो। वर्टिकल प्लेन में है, और जो रॉड घूम रही है उसकी रेडियस ए दे रखी है, और बिल्कुल 0 टाइम पे वो वर्टिकल थी। तो तुमसे कहता है कि ई एक्सटर्नल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालना है, कितना होगा। अब ध्यान से देखो, टी टाइम पे ये ओमेगा टी घूम गया होगा ना, एट टाइम टी। ये ओमेगा टी घूम चुका होगा। अब दूसरी बात क्या है सुनो, ओमेगा को कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब तुम्हें नेट टॉर्क को 0 करना है। अब टॉर्क कौन कौन से आएंगे वो देखो। एक तो यहाँ पे mg का टॉर्क आएगा, मास भी दे रखा है, ध्यान रखना बेटा, मास वगैरह सब दिया हुआ है। एक तो यहाँ पे mg का टॉर्क आएगा, और जरा देख लेते हैं कितना आएगा। ये ओमेगा टी आ गया, और ये वाली डिस्टेंस a/2 आ गई। तो इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये a/2 साइन ओमेगा टी होगी। तो टॉर्क ऑफ mg कितना आएगा बताओ, टॉर्क ऑफ mg आएगा mg इंटू a/2 साइन ओमेगा टी, और वो क्लॉकवाइज आएगा। टॉर्क ऑफ mg आएगा mg इंटू a/2 साइन ओमेगा टी, और ये तुम्हें दिख रहा होगा क्लॉकवाइज आएगा। अब ये बैलेंस कहां से होगा, नहीं है। अब तुम सोचोगे ये अल्टीमेटली बैलेंस होना चाहिए, तो ये बैलेंस होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स से, मतलब टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो तुम्हें ILB लगेगा, जहां पे LB होगा, वो भी इतना ही होना चाहिए, समझे ना, वो भी इतना ही होना चाहिए। लेकिन वो एक्ट कहां पे करेगा बेटा, जो है वो एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल सेंटर पे लगेगा, मतलब इस टाइप से होगा। ऐसे होना चाहिए। और ये तुम्हें लग रहा होगा ये तब आएगा जब इंड्यूस्ड करंट है इधर को आएगी बेटा, ये सब इंड्यूस्ड करंट आएगी, ध्यान रखना, आई इंड्यूस्ड। इसका मतलब इस फोर्स की सेंटर से जो डिस्टेंस आएगी वो a/2 आएगी, a/2 आएगी। तो अब मैं पूरी इक्वेशन लिख रहा हूं, देखो क्या होगा। आई इंड्यूस्ड, सॉरी ये ए होगा,
इंटू ए इंटू बी, ये तो फोर्स आ गया, इंटू A/2 इंटू A/2 इक्वल टू mg इंटू A/2 साइन ओमेगा टी, कुछ ऐसे आना चाहिए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओमेगा को कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब mg का जो टॉर्क होना चाहिए वो मैग्नेटिक फोर्स के टॉर्क के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये ऐसे बन रहा है, ध्यान रखना बेटा, जैसे ये रॉड है, mg इधर लगा, हाँ, और मैग्नेटिक फोर्स इधर लगा, तो उस केस में इंड्यूस्ड करंट इधर को आनी चाहिए, तब मैग्नेटिक फोर्स उधर आएगा, ये कह लो। और ये वाली जो डिस्टेंस आई, ये A/2 है, ये ओमेगा टी है, तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस आ गई वो A/2 साइन ओमेगा टी आ गई, ये आ गई। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब चलते हैं आई इंड्यूस्ड कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई इंड्यूस्ड क्या होगा, ये होगा ई नेट अपॉन सर्किट का रेजिस्टेंस। अब आते हैं ई नेट क्या होगा, ई नेट क्या होगा। तो आप ये देखो, एक तो उसमें रोटेशनल ईएमएफ आएगा, और रोटेशनल ईएमएफ कितना होगा, तो बी ओमेगा L²/2, एक तो ये आएगा, प्लस ई अप्लाइड आएगा, जो तुमने अप्लाई किया है, अपॉन रेजिस्टेंस आ गया। तो फाइनली तुम इस इक्वेशन से ई अप्लाइड निकालोगे, लास्ट में ई अप्लाइड यहां से निकालोगे, फाइंड ई अप्लाइड। अच्छा क्वेश्चन है, तभी तुम्हें दिख रहा होगा ई अप्लाइड में, देखो ये mgr ओमेगा टी सब ये आ रहा है, ऐसे आ रहा है। एक बार क्वेश्चन को देखो, रिपीट कर दे रहा हूँ, तुम्हें ओमेगा को कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब mg का टॉर्क और मैग्नेटिक फोर्स का जो टॉर्क आना चाहिए वो इक्वल एंड अपोजिट आना चाहिए। mg का टॉर्क क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। mg की o से परपेंडिकुलर डिस्टेंस A/2 साइन ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फोर्स की सेंटर से डिस्टेंस सिर्फ A/2। उसके बाद अब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा आई इंड्यूस्ड इंटू एल इंटू बी, और आई इंड्यूस्ड कितना होगा, ई नेट अपॉन आर, और ई नेट कितना होगा, एक तो रोटेशनल ईएमएफ हो गया बी ओमेगा A²/2, और एक जो तुमने अप्लाई किया है वो और लगाओ यहां से। अब चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। ये फिगर तुम्हें दिख रही होगी, ये जो बी तुम्हें दिया हुआ है ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। और इस वायर का मास वगैरह सब एम वगैरह सब दिया हुआ है, स्मूथ है, वो सब दिया हुआ है। अब तुम्हें कहता है कि स्टेडी स्टेट वेलोसिटी ऑफ कनेक्टर निकालनी है, ये नीचे को आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इस पे नीचे को mg साइन अल्फा लगेगा, तो ऊपर को एक मैग्नेटिक फोर्स आ जाना चाहिए, बस हो गया। नहीं है, जैसे अभी हम कर रहे थे काफी हद तक वही है। पिछली बार हमें ओमेगा को कांस्टेंट रखना था, और यहाँ पे जब स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो उसमें नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। क्यों नेट फोर्स जीरो आना चाहिए, तो आप कह सकते हो स्टेडी स्टेट में जो मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए वो mg साइन अल्फा होना चाहिए। क्यों, स्टेडी स्टेट में, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं ना, स्टेडी स्टेट में वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए,
इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, देयरफॉर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो mg sin अल्फा होना चाहिए। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, I इंड्यूस्ड, ILB, और I इंड्यूस्ड कितना होगा, B VL अपॉन R, ये हो जाएगा, VBL अपॉन R आ जाएगा। तो यहां से तुम भी निकाल, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहां से तुम्हें टर्मिनल वेलोसिटी पता चल जाएगी, ये कहते हैं। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन। अब तुमसे कहता है कि इसका जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर को रिप्लेस कर देते हो, ठीक है, रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर को रिप्लेस कर देते हो, तो तुम्हें एक्सीलेशन ऑफ कनेक्टर निकालना है, ठीक है, एक्सीलेशन ऑफ कनेक्टर निकालना है। तो इसको देखो कैसे करते। अब एक बात बताओ कि जो नेट फोर्स होगा MA, वो mg sin अल्फा माइनस BBL होगा ना, नहीं है, किसी जनरल टाइम पे, मतलब जनरल टाइम की बात कर रहा हूँ, किसी जनरल टाइम पे। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि V क्या है। सॉरी, BIL होगा ना बेटा, देखना हाँ। नेट फोर्स कितना होगा, mg sin अल्फा माइनस I इंड्यूस्ड LB। अब चलते हैं I इंड्यूस्ड कितना होगा, I इंड्यूस्ड होगा डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि आपके कैपेसिटर है बेटा, ध्यान रखना जो है डी क्यू बाई डी टी। अब इसमें से Q कितना होगा, Q होगा C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, B V और L। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सीक्वेंस क्या बनेगी बेटा, ये बताइए। जो नेट फोर्स एम ए होगा वो mg sin अल्फा माइनस आई इंड्यूस्ड इंटू एल बी होगा, आई इंड्यूस्ड होगा डी क्यू अपॉन डी टी, और क्यू होगा सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी वी एल, ठीक। तो यहाँ पे लेकिन v वेरिएबल है, हाँ? तो फाइनली देखो इक्वेशन क्या बनी, फाइनली इक्वेशन बनी एम ए इक्वल टू एम जी साइन अल्फा माइनस क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है देखो, सी कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है, इंटू डीवी बाई डी टी भी आ रहा है, और डीवी बाई डी टी को मैं फर्दर फिर ए लिख सकता हूं, क्यों, समझ में आई बात, डीवी बाई डी टी को मैं फर्दर ए लिख सकता हूं। तो इस इक्वेशन से देखो तुम ए फाइंड कर सकते हो, मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके ए फाइंड कर सकते हो। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, फाइनली अगर ए की वैल्यू देखोगे तो ए की वैल्यू आ रही है एम जी साइन अल्फा अपॉन एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर आ रही है।
और लास्ट में m से डिवाइड कर दो। क्यों m से डिवाइड कर दो? तो फाइनल एक्सीलरेशन की क्या वैल्यू आ रही है देखो, m से अगर डिवाइड कर दोगे तो फाइनल एक्सीलरेशन की वैल्यू आ रही है a इक्वल टू जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम। ये आ गई, ये आ रही। और इंटरेस्टिंग बात देखो कि इसमें जो एक्सीलरेशन आ रहा है ना वो कांस्टेंट आ रहा है बेटा जो है, जैसे जी कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, एल बी सी एम सब कांस्टेंट है। तो इसका मतलब वायर अगर वहां पे कैपेसिटर लगाओ तो वायर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करेगा। तो इसका मतलब v इक्वल टू ए टी, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, वो सब तुम अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो टिल देन थैंक यू एंड